हाँ, डिसलेक्सिया पर थे हम बच्चों। ठीक है। पीवाईक्यू आपकी और 3-4 क्लासेस के बाद पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए, एक मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, तारे जमी पर। उसमें जो बच्चा ईशान जिसका नाम होता है, उसको लगभग लगभग बिल्कुल एग्जैक्टली क्या बीमारी होती है? डिसलेक्सिया ही उसको होता है। डिसलेक्सिया के अंदर होता क्या क्या है बच्चों? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसलेक्सिया के अंदर बच्चा बच्चे को जो दिक्कत सबसे ज्यादा होती है वो होती है, वो चीजों को देखता सही है, सुनता सही है, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता उसका माइंड। जैसे कि लिखा तो हुआ था बैट, ठीक है, आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, बैट लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन बच्चे ने इसको बैट देखा और मन में क्या बना लिया? टैब, उल्टा पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि उसके माइंड ने उसको उल्टा पढ़ा दिया। और जरूरी नहीं है कि डिसलेक्सिया का बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो या कोई चोट लगी हो तभी उसको दिक्कत हो, नहीं बच्चों। स्पेसिफिकली उसको ऐसी याद करने की चीजों में ही दिक्कत होती है। बाकी और कोई शारीरिक चीजें में या कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन पढ़ने में उसको सिर्फ दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डिसलेक्सिया को कई बार रीडिंग डिसऑर्डर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और जब बच्चा देखकर चीजों को उल्टा समझे ना, उसको बोल दिया जाता है सरफेस डिसलेक्सिया। ठीक है, जब इसके दो टाइप होते हैं मेनली। पहला होता है सरफेस डिसलेक्सिया, आप लोगों से शायद नहीं पूछेगा ये, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं। एंड सेकंड होता है फोनोलॉजिकल। और भी कई टाइप होते हैं। डिसलेक्सिया में इतने लक्षण होते हैं, इतने लक्षण होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल माइंड रीड करने के बाद उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। लेकिन मेन ये दो टाइप आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, सरफेस डिसलेक्सिया और फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे, मैं बताता हूँ आपको कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डिसलेक्सिया में दोनों ही विकार देखने को मिलते हैं, देखकर चीजों को उल्टा समझना और सुनकर चीजों को उल्टा समझना। तो ये जो फोनोलॉजिकल है ना, ये चीजों को सुनकर उल्टा समझना। जैसे टीचर पढ़ा रहा है और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भर रहा है। ठीक है, टीचर तो सही पढ़ा रहा है और उसका कान भी उसको सही प्रोसेस कर रहा है, लेकिन अंदर माइंड में जाके वो चीजों को उल्टी सीधी पढ़ रहा है। ठीक है। हाँ, यहाँ डिसलेक्सिया में किसी बच्चे को डाउट हो तो जल्दी बताइए। हिंदी वाले बच्चों के लिए एक विशेष सीखने की क्षमता जो पढ़ने और संबंधित भाषा आधारित कौशल को, देखिए, पढ़ने और भाषा, ठीक है, कौशल को प्रभावित करती है। इसका एक भाषा आधारित सीखने की विकलांगता के रूप में भी जाना जाता है। अब इसके लक्षण आप आगे देख लीजिए। रीडिंग द लेटर इन रिवर्स, ठीक है, 100 को वॉज पढ़ दिया। रीडिंग स्लोली, बहुत स्लोली पढ़ते हैं। वन वर्ड एट वन टाइम। साइट एंड मेमोरी डिफिकल्टी, देखिए आ गया ना, साइट एंड मेमोरी डिफिकल्टी। ठीक है, जल्दी से बच्चों आगे चलें। फिर आज आपके दोनों टॉपिक हो जाएंगे, टाइप टेस्ट एंड रिकॉर्ड्स और डिसलेक्सिया भी, और मतलब सॉरी, लर्निंग डिसेबिलिटी भी। जल्दी से, जल्दी बताओ बच्चों। चलिए, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टार्टिंग के 3 मैं आपको पढ़ाऊँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डिसलेक्सिया से तो जरूर बनेगा। ठीक है। दूसरा है आपका डिसग्राफिया। जी हाँ, ग्राफिया, जब भी एक शब्द आपको देखने में ना, ग्राफ कैसे होता है, बनाना पड़ता है, तो सोच लेना इसको राइटिंग डिसऑर्डर है, सोच लेना इसको राइटिंग में कोई दिक्कत है। ठीक है। अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इफेक्ट अ पर्सन हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स। जी हाँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए एक विशिष्ट सीखने की क्षमता जो किसी व्यक्ति की सांख्यिकीय गणना को समझाने की क्षमता को प्रभावित करती है। एक सेकेंड। देखा, हिंदी वाले बच्चे इसको काट देना। लिखने की, ठीक है, लिखने की और, ठीक है, लिखने की और फाइन मोटर स्किल्स को प्रभावित करती है। अब लिखने की इसमें किस तरीके से प्रभावित करेगी? इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि बच्चों, लाइन में बच्चा नहीं लिख पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो रोज ऐसे बच्चों को देखते हैं। सपोज करिए दिस, ये लाइंस हैं, ठीक है, ऐसे लिख रहा है बच्चा, एंड लिखना है। देखा, ठीक है, तभी तो काट दिया बच्चों मैंने। हाँ, कैलकुलिया में आएगा, कैलकुलेशन वाला। तो ऐसा एंड लिख देगा। अच्छा, एक और दिखाता हूँ कैसे लिखे हैं। कई बार शब्दों को आगे पीछे लिख देंगे, जैसे कि ब्राइट लिखना है, ठीक है, ब्राइट लिखना है तो उसको ऐसे कर देंगे।
पूरे शब्द भी नहीं बनाएंगे ऐसी। अच्छा, कई बार रिवर्स में लिख देंगे। ऐसे कुछ भी। तो आगे पीछे लिखना, ऊपर नीचे लिखना, ये डिसलेक्सिया के बच्चे में देखने को मिले, सॉरी डिस्ग्राफिया के बच्चे में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपका इसमें किस तरीके से आएगा वो जरूर बोलेगा फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। जल्दी से बताइए बच्चों, हमारी बॉडी में फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। जाग जाओ जल्दी जल्दी। स्टार्टिंग की क्लासेस में ज्यादा दम था, हैं? स्टार्टिंग में सारे बच्चे धुआंधार, इतने कमेंट इतने कमेंट, है ना। अब जोश खत्म हो जाता है जैसे जैसे पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं बच्चों, स्टार्टिंग वाला जोश रखिए। ठीक है, तो जल्दी बताओ फाइन मोटर स्किल्स क्या क्या होती है हमारी बॉडी में। आप लोगों के लिए ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जल्दी प्यारे बच्चों, और नहीं बता तो भी बता दो। एक्टिविटी डन बाय हैंड एंड फिंगर्स। फिंगर्स बोलिएगा। हाथों का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों हाथों का जब इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो ग्रॉस में चला जाता है। होल्डिंग द पेन प्रॉपरली, चलिए। राइटिंग करना, क्या सिर्फ राइटिंग करना? बिल्कुल नितेश गौर, आप सही जगह, आपने सही बताया है। बिल्कुल मेघा सिंह, आई मसल्स, बहुत बढ़िया बच्चे। ये मैं पल के झुका रहा हूँ ना, ये भी फाइन मोटर स्किल्स है। असली बात यह है जिनमें हमारी छोटी से छोटी मांसपेशी काम करे। ठीक है, आर्म्स तो क्रॉस में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। जी हाँ, तो लगभग लगभग आप लोगों को सही चीजें बोला करो बच्चों। ठीक है, लाइक ड्राइंग करना और ये चीजें मत बोलो। सही बात बताओ, जहां हमारी जैसे फिंगर्स का काम हो, स्मॉल मसल्स जिसके अंदर काम करती हैं, आंखों का झपकाना। ठीक है, जिसमें हमें, मैं बैठे बैठे आंखें झपका सकता हूँ, होठ हिला सकता हूँ, ये क्या, ये मेरी फाइन मोटर स्किल्स है। ठीक है, तो इसमें इन फाइन मोटर स्किल्स में इशू होता है। अब हो सकता है कि उस बच्चे को बार बार आंख भी झपकाई जाए और हाथ भी ऐसे कांपते हों। अगर ये दोनों सिम्टम्स दिखा दिए तो आप क्या कहोगे, उसको आई प्रॉब्लम है या डिस्ग्राफिया है ना, उसको डिस्ग्राफिया है। चलिए, नेक्स्ट है, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, जिसको हम हाइपर एक्टिव भी बोल देते हैं कई बार बच्चों, ये भी एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, क्या, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD। जी हाँ, सबसे पहला सिम्टम्स आप इसमें लिखिएगा हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, कि ये एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चे लिखिएगा द मेन कॉज इज फोकस, ये फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। एंड द सेकेंड वन इज बहुत जल्दी डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और अगर क्लास में इनको एक जगह बिठा दिया तो वहां पर ज्यादा देर तक ये बैठ नहीं पाते। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो यही है कि इन फोकस्ड बच्चे होते हैं। ठीक है, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, ये एक जगह बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए, दीज चिल्ड्रंस हैव अ प्रॉब्लम विद कंट्रोल ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, ये अपने आप को निरंतर नहीं रख पाते। दे फाउंड डिफिकल्टी इन फोकस, इट इज अ नर्व सिस्टम डिसऑर्डर। ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बच्चों, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये फिर आप लोगों से नहीं पूछेगा। जो स्पेशल का बच्चा अगर यहाँ इस बैच में है, कोई स्पेशल बीएड जिसने कर रखी हो, वो बच्चा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों। कई बार पूछता है कि किस टाइप का डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये वही है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या नर्व सिस्टम डिसऑर्डर, बात एक ही होती है। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ें होती हैं। या ठीक है, या पूछ लेगा कि क्या है, तो मेंटल रिटार्डेड इससे अलग होता है। देखिए बच्चों, एक चीज़ और आपको बता दूं एक्स्ट्रा, आप लोगों को इन फ्यूचर में काम आएगी। मेंटल रिटार्डेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के तार जुड़े हैं दिमाग से। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बिल्कुल अलग चीज होती है। ठीक है, दीज चिल्ड्रन इमोशनली अनस्टेबल। इमोशनली अनस्टेबल से मतलब यही है बच्चों कि इमोशंस स्थिर नहीं रहते, चुपचाप बैठे हैं, एकदम गुस्सा भी आ सकता है, खुश भी हो सकते हैं, गुस्से में एकदम खुश भी हो सकते हैं। ठीक है, मूड स्विंग बहुत देखने को मिलता है, मूड स्विंग के लिए भी एक अलग से डिसऑर्डर है। ठीक है, हाँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आप बोल सकते हो, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता ही है जिसके कारण होता है। ठीक है, अजरा खान। चलिए, डिसमॉर्फिया। मॉर्फिया बहुत इजी है, एक लाइन में लिख लीजिएगा, शेप एंड साइज में अंडरस्टैंडिंग ना करना। और लर्निंग डिसेबिलिटीज जिन बच्चों को होती है ना, लिख लीजिएगा ये चीज, आप जल्दी उन बच्चों को पहचान नहीं पाओगे, वो कई बार चीजों को सही भी कर देते हैं और कई बार बिल्कुल गलत करते रहते हैं। ठीक है, तो इनको कई बार बोल दिया जाता है हिडन डिसेबिलिटीज। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है कई बार लर्निंग डिसेबिलिटीज को, हिडन डिसेबिलिटीज। हम आज तक इस चीज के बारे में खोजबीन करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे को होता कुछ है और जो पुराने टीचर थे या जो थे वो लिख दिया उन्होंने कुछ और, क्योंकि माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि अच्छे डॉक्टर से पता करा ले कि क्या था। ठीक है, चलिए बच्चों, a specific learning disability that affect a person ability to understand shape and size। बच्चों, जब विकृति और आकृति और आकार में दिक्कत होती है ना, तो उसको बोला जाता है डिस्मॉर्फिया। ये सर्कल को ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल को सर्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनको आकार समझने में दिक्कत होती है। डिस
डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। ये दो होते हैं, एक डिस्फेजिया होगा, एक डिस्प्रैक्सिया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखना है इनके बारे में। डिस्प्रैक्सिया के अंदर बच्चों क्या होता है, मसल इन कंट्रोल रहती है, ठीक है। बड़ी मसलों को या छोटी मसलों को ये ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते, मांसपेशियों में कठिनाई देखने को मिलती है। तो ये कई बार ऐसे बच्चों में आपको बैठने में देखने को इशू मिलेगा, ठीक है, खड़े होने में दिक्कत होती है। तो डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल, मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी, एकदम टोन हो जाएगी मसल। मसल टोन होने का मतलब होता है मसल अकड़ जाना, ठीक है। तो मसल इन कंट्रोल देखने को मिलता है, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये इसलिए होता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होता है, हो जाते हैं बॉडी के। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, अब वो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों को ना तो समझ आएगी, समझा भी दूंगा तो वो आपके किसी काम की नहीं, ठीक है। तो बस इतना लिख लीजिएगा, डिस्प्रैक्सिया के अंदर मसल कंट्रोल। जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बच्चों। जल्दी। चलें, सिम्टम्स बता दो। सिम्टम्स तो वही है, मसल कंट्रोल में क्या होता है, कई बार बच्चे को ढंग से बैठने दिक्कत में होती है, कई बार चलने में दिक्कत हो जाती है। हाँ बिल्कुल, फाइन मोटर तो हो जाती है बच्चे, ग्रॉस मोटर में दिक्कत आती है, ठीक है। रेनू रावत, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने बच्चों। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में इसको बच्चे को इशू आएगा, और आप बच्चे को देखोगे ना, आपको दिखेगा कोई डिसेबिलिटी भी नहीं है, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को कई बार ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर दिक्कत आती है, मसल इन कंट्रोल रहता है। सर कैन यू प्लीज टेल मी दैट कैन आई अप्लाई फॉर पेपर फर्स्ट, ऑल्सो आई हैव कंप्लीट माई बी एड दिस ईयर। देखिए बच्चे, अगर आपने बी एड किया है तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फर्स्ट पेपर आप तभी दे जब आपने सी टेट, ओ सॉरी, जेबीटी या डीएलएड इनमें से कोई चीज़ की हो तो, ठीक है। चलिए, विजुअल परसेप्शन, विजुअल मोटर डिफेक्ट्स, ठीक। यहाँ पर दोनों चीजें आ गई बच्चों, ठीक है। जो भी एक बेसिक नॉर्मल आप आई प्रॉब्लम देखते हो ना, उसी से रिलेटेड है ये। सबसे पहली बात आती है विजुअल परसेप्शन, परसेप्शुअल की। A disorder that defect affects the understanding of information that a person see or ability to draw or copy, ठीक है। देखा और उसका गलत समझा, ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो आई रिलेटेड इश्यूज आपको व्यू मोटर डिफेक्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर, जी हाँ, एपीडी, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, सपोज करिए ये हमारा कान है, ये हमारे कान का छेद है, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं, है ना, कान का पर्दा। अब यहां से ये तीन बोन होती है, ईयर बोन, ठीक है। फिर यहां से किस में जाएगा, कोकिला में, कोकिलिया, ठीक है। अब कोकिला से क्या, ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है। ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहाँ जाएगा, खोपड़े में, यानी कि ब्रेन में। हाँ जी, मम्मी नली बताइए सर, बी फार्मा प्रॉन वाले। मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया बच्चे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सिंपल आपको बता देता हूँ, अगर आपने बीएड की होगी तो ही आप पेपर 2 दे सकते हो, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक, कोई भी सब्जेक्ट हो। अदरवाइज अगर आपने बीएड नहीं की है, डीएलएड की है, या प्राइमरी जो इंस्टीट्यूट से करते हैं चीज़ें, तो आप पेपर फर्स्ट ही दे सकते हो बस, ठीक है। चलिए, सो ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर में क्या होता है बच्चों, ये हो गया हमारा आउटर पार्ट ईयर का, क्या होगा ये, आउटर पार्ट। तो जब भी अगर हमें इस पार्ट में कोई दिक्कत होती है तो उसको बोला जाता है आउटर एयर डिसीज या आउटर इशू बोलते हैं, ठीक है। फिर ड्रम में या ये जो हमारी ईयर बोन होती है, इनमें कोई इशू होता है तो उसको बोलते हैं मिडल ईयर डिफेक्ट या मिडल ईयर डिसेबिलिटी, ठीक है। ऑडिटरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये आपकी इनर ऑडिटरी इशू होता है या इनर ईयर इशू होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो साउंड नर्व्स जो होती है ना, जो साउंड हमारी
ऑडिटरी नर्व्स के पास आता है, वहां से इसके अंदर इशू आना शुरू हो जाता है। देखिए किस तरीके से हमारा कान काम करता है। यहाँ से क्या जाएगा, कोई भी साउंड जाएगा, ईयर ड्रम पे टच होगा, ईयर ड्रम वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, वो बोन्स में आएगी, वो वाइब्रेशन कहाँ आती है, कोकिला के अंदर आती है, ठीक है। और कोकिला के अंदर जब वो वाइब्रेशन आती है तो कोकिला के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, और साथ के साथ छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे हेयर होते हैं, जिनको बोलते हैं हम, उनके अंदर नर्व सेल्स होते हैं उन हेयर्स के अंदर, ठीक है। वो एयर जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो लिक्विड में वाइब्रेशन आता है ना साउंड का, उसको ऑडियो साउंड में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, साउंड पूरा सुन तो सही रहे हैं, लेकिन उसके प्रोसेस में दिक्कत होती है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर। देखिए मैंने बताया ना, इसको सेंटर ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर भी बोलते हैं। दिस इज कंडीशन दैट एडवाइजरी इफेक्ट हाउ साउंड दैट ट्रेवल थ्रू द ईयर इज प्रोसीड और इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन, ठीक है। इंडिविजुअल विद एपीडी डू नॉट रिकॉग्नाइज स्टेब suitable difference between sound in words even when the sounds are loud and clear enough to hurt. इस केंद्रित सर्व प्रसंस्करण विकार के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। कान से जो ध्वनि अंदर जाती है उसे मस्तिष्क के द्वारा संसाधित या अनुवादित किया जाता है। एपीडी से ग्रस्त व्यक्ति को ध्वनि के माध्यम अंतर समझ में नहीं आते, बेशक से ध्वनि तेज और साफ कितनी भी हो, ठीक है। सो सुनने में दिक्कत होती है, बेसिकली वही बात इसमें कही गई है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर। ये किसका टाइप है, एपीडी का ही टाइप है, ठीक है। इन विच देयर इज अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ साउंड ग्रुप दैट फॉर्म्स वर्ड, सेंटेंस एंड स्टोरी, ठीक है। क्या होगा, ये उसी का एक टाइप है। इसमें क्या होगा, लगभग लगभग सेम वही चीजें होंगी। बच्चे ने चीज को सुना, ऑडिटरी सुना, लेकिन उसको सुना उसने ठीक, आवाज सही आ रही है, ऐसा नहीं कि आवाज कम, लेकिन उसका माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है चीजों को। अब देखिए आप कुछ सुनेंगे तो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या, आप खुद भी इस चीज को सोच सकते हैं, आपको बातचीत करने में भी दिक्कत होगी, है ना, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इशू होगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैंने वन लाइनर्स कुछ डिसेबिलिटीज को लिख दिया है, ठीक है। वन लाइनर्स, क्या वन लाइनर्स डिसेबिलिटीज हैं, और इनसे ज्यादा इससे डीप कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्थीमिया के बारे में। डिस्थीमिया होता है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर से मतलब ये है कि बच्चों मूड स्विंग्स होना, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ऐसे बच्चों क्या होगा, मूड स्विंग होगा। मूड स्विंग से मतलब है, अगर गुस्सा है तो एकदम शांत भी हो सकता है, शांत है तो एकदम गुस्सा भी हो सकता है। हाँ ये पीडीएफ आज जल जाएगा ना, ठीक है। फिर आ गया आपका डिसअफेजिया, लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब ये डिसअफेजिया और ये बच्चों ये दोनों सेम है। आप इसको डिसअफेजिया भी कह सकते हो या इसको अफेजिया भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। भाषागत भाषागत क्षति है ये, ठीक है। इसमें ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, ब्रोंका और वर्निकल। क्या बच्चों, ब्रोंका और वर्निकल दो पार्ट होते हैं ब्रेन के, उनके अंदर डिफेक्ट पाया जाता है डिसअफेजिया के अंदर, ठीक है। तो कैसा डिफेक्ट पाया जाता है डिसअफेजिया में, वो मैं बता देता हूं। लैंग्वेज प्रोसेस का, लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पाते, ठीक है। ठीक है, क्या नहीं कर पाते, लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पाते ना, दोनों तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते। जैसे कि आपने कुछ सुना, ठीक है, आपने क्लियर सुना, आपके माइंड को भी क्लियर सुन गया, लेकिन आपने उसको समझा नहीं, ठीक है, या आपने क्या बोलना है उसको सही से समझ के बोला नहीं। तो ज्यादातर इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर देखने को मिलता, मतलब अगर आपसे पूछा जाए ना स्पेसिफिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में, तो सीधा आंसर लिख देना, क्या, अफेसिया। हाँ इसका पीडीएफ डल जाएगा। फिर आता है आपका डिसमेमोग्राफिया, यानी कि मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस इसीलिए बोलते हैं इसको कई बार हम, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपकी ब्रेन की परमानेंट मेमोरी होती है ना, वहां पर ये ज्यादा मेमोरीज को पहुंचाता ही नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट मेमोरीज में चीजों को रखता है, जहां से जल्दी चीजें निकलती हैं हमारे ब्रेन से, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी में पहुंचाता ही नहीं है, इसलिए ज्यादातर मेमोरी लॉस यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आ गया आपका डिस्पैक्सिया, जो मैंने आपको बताया था, मसल इन कंट्रोल रहती है इसमें, सो हैंड आई माइंड इन तीनों में ही अनकंट्रोलेबल चीजें रहती हैं। फिर ऑडिटेक्सिया, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, जिसको बच्चे को सुनने में दिक्कत होती है ना, कान में दिक्कत जो भी होती है, ऑडिटेक्सिया के अंदर। डिसनॉक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन प्री नेचुरल स्टेज, बहुत लो आईक्यू देखने को मिलता है ऐसे बच्चों में। अफेजिया बता ही दिया। डिसएर्देसिया, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, डिसकाइनोस्टिक सेरिब्रम पाल्से, स्लो लर्नर भी होते हैं, वो मतलब स्लो लर्नर नहीं, स्लो वो काम करते हैं। फिर है आपका डिस्टोफेतम, यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, माइंड रिलेटेड इनको इशू रहता है। फिर है आपका एल्कोहेलिया, रिपीट द वर्ड, एक शब्द को बार बार रिपीट करना। इनको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं जल्दी बच्चों। तो मेंटल रिटार्डेड का आ गया ये आपसे, एक मिनट बच्चों।
ये आप लोगों से नहीं पूछेगा, आप लोगों से सिर्फ यहीं तक पूछेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों। लो, आप लोगों के लिए पहले से ही नोट्स बना देते हैं। चलें, 1 मिनट बच्चों। तो पहला आ गया हमारे पास क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में हिंदी में बोल दूंगा बच्चे, हिंदी पहले इंग्लिश में बोल दूंगा, पहले इंग्लिश वाले हिंदी वाले को लिखवा दूंगा। ठीक है, ठोस अभिलेख में शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों पक्ष का रिकॉर्ड होता है। फॉर द इंग्लिश इन राइटिंग फॉर्म। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में और पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चों। इन राइटिंग फॉर्म में हम यहां पर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को रखते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हिंदी में थोड़ा सा इसको करेक्ट करना होगा। वी रिकॉर्ड द बोथ। ठीक है, एक सेकेंड, पोर्टफोलियो, एक सेकेंड बच्चों। बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। We record the both aspects of scholastic and co-scholastic of the student in written form is called cumulative records. We record the both aspects of scholastic and ठीक है, यानी कि बच्चों क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में क्या होगा, जैसे कि बच्चों ने कुछ भी किया हो स्कूल में। ठीक है, स्कोलास्टिक का मीनिंग होता है स्कूल से रिलेटेड, स्कूल के जो करिकुलम से रिलेटेड चीजें बच्चा करता है, जैसे कि उसका परफॉर्मेंस होगा एजुकेशन में, क्वेश्चन आंसर्स में, टेस्ट में, असाइनमेंट्स में, ये सारी चीजें। और को स्कोलास्टिक चीजें होती है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्कूल में बच्चा करता है। ठीक है, जैसे कि उसकी क्या बोलते हैं, उसने डांस में कैसा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो सारी चीजें। अच्छा, तो बच्चे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में और पोर्टफोलियो में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, मैं आज आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, हम यहां पर रिटर्न फॉर्म में उनको लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उनको रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं। और इसको ऐसा क्यों किया जाता है, उनकी प्रोसेस को, कि किस तरीके का उनका प्रोसेस चल रहा है एजुकेशन का, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, इनको क्यों रखा जाता है, ताकि उनकी प्रोसेस को मेजर कर सके, व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान रख सके। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में किसी को कोई डाउट, फिर आगे चलते हैं बच्चों। ये रिकॉर्ड से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक टीचर को पता होना चाहिए कि मैं किस किस तरह के रिकॉर्ड स्कूल में रख रहा हूं। जल्दी से, जल्दी प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी। बिल्कुल, अभी बताया था बच्चे, बहुत इजी होता है। देखिए, स्कूलिस्टिक के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, जो करिकुलम टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं ना, वो चीजें होती हैं। जैसे कि जो आपके करिकुलम में चीजें हैं, आपको अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग आपके सब्जेक्ट होते हैं, वो होता है स्कूलास्टिक। ठीक है, और सेकंड है को स्कूलास्टिक, होती है आपकी स्किल्स डेवलपमेंट जिसके अंदर की जाती है, चाहे आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो गई हों, या डांसिंग स्किल्स हो गई हों, या बच्चों आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करा दिया जाए, जो करिकुलम में नहीं होता, करिकुलम से अलग होता है, जो आपको एक संपूर्ण व्यक्ति बनाता है। आपका बोलने का तरीका, आपका और जो स्किल्स, डेली लाइफ स्किल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, को स्कूलास्टिक एस्पेक्ट्स में आ जाती है आपकी लाइफ स्किल्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं। और स्कूलास्टिक के अंदर आती है जो एक करिकुलम बेस्ड आपको एक एकेडमिक्स पूरा दिया जाता है, वो चीजें। ठीक है, आपकी कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ, फिर आगे चलेंगे। नो डाउट। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि टीचर अपने कमेंट लिखता है बच्चे का कि आज उसने ये किया, लिखता है, वो होते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। और अगर इन्हीं रिकॉर्ड्स को साक्ष्य के रूप में, जैसे कि बच्चे ने कोई एक्टिविटी की, मैंने उसकी फोटो खींच ली। ठीक है, इन्हीं एक्टिविटीज को साक्ष्य के रूप में रखा जाए, यानी कि किसी एविडेंस के रूप में रखा जाए, तो वो आ जाता है पोर्टफोलियो। एक बार फिर से बता दो, फिर से बता दो, चलिए लास्ट टाइम बता रहा हूं। ठीक है,
क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स वो होते हैं जहां पर बच्चे के दोनों ही एस्पेक्ट्स का, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक का मतलब होता है एकेडमिकल चीजें, जैसे कि करिकुलम बेस्ड चीज होगी, सब्जेक्ट्स हो गए उसके, वो सारी चीजें, ठीक है। दूसरा को स्कोलास्टिक का मतलब होता है बच्चे जहां पर बच्चे की स्किल रिलेटेड चीजें लिखी जाती हैं। स्किल रिलेटेड चीजें क्या होगी, डांस हो गया, स्पीकिंग स्किल्स होगी, रीडिंग्स होगी, ठीक है। या आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि ये एकेडमिक सब्जेक्ट हो गए और ये नॉन एकेडमिक करिकुलम एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। उन सारी चीजों के बारे में टीचर लिखता है कि कहीं जगह पर, ठीक है, किसी रिकॉर्ड में लिखता है, उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। अभी भी कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए। आई थिंक इससे शुद्ध शब्दों में तो शायद ही कोई बताएगा फिर आपको, इतना इजी करके मैंने आपको बता दिया। जल्दी बच्चों, क्योंकि बाकी बच्चों का समय वेस्ट होता है एक दो बच्चों के ऊपर, तो जल्दी जिनका भी डाउट था बताइए। बस आप क्लियर हुआ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं जल्दी, क्योंकि इससे अगले वाला जो होगा ना, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वो भी समझ में नहीं आएगा। जल्दी बच्चों, आ गया? और बच्चे बताइए। हो गया बच्चों? एक सेकंड, जिन बच्चों ने कमेंट लिखा था उनका अभी तक आया नहीं बच्चों, बताओ नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देता हूं। गॉट इट? हाँ देखिए, ये एक बच्चे ने एक अच्छा कमेंट पूछा, अभी मैं पढ़ लेता हूँ क्या कमेंट है। सर यानी कि टीचर जो लिख के रखेगा वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होगा, जो स्टूडेंट ने किया है वो एविडेंस। करेक्ट मोनिशा, करेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो होगा मेरे प्यारे बच्चे जब एक टीचर, ठीक है, किसी बच्चे के अकेडमिक और नॉन अकेडमिक जो भी एक्टिविटी उसने की होगी उसको लिखे कहीं पर, ठीक है, उसको लिखे, वो रिकॉर्ड किया ना उसने, वो होगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। और ये स्कूलिस्टिक और को स्कूलास्टिक होते हैं। आपके स्कूलिस्टिक एस्पेक्ट हो गए, जैसे कि बच्चों आपने टेस्ट दिया या आपने क्लास में रीडिंग की, तो आपकी आपने करिकुलम बेस्ड ही चीज किया, तो टीचर ने देखा कि ये ना तो टेस्ट अच्छा दे रहा है ना रीडिंग अच्छी कर रहा है, तो उसने अपने आपके टेस्ट के नंबर लिख लिए रिकॉर्ड में, ठीक है, रीडिंग कैसे कर लिया वो लिख लिया, ताकि अगली बार आप वो चीजें करो तो उसको पता रहे कि पिछली बार इसने क्या किया था। इसी प्रकार से को स्कूलास्टिक में जैसे कि उसने देखा कि आपने ड्रामा में परफॉर्मेंस किया और आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उसने लिख लिया आज इसने इस नाटक में भाग लिया, या आज इसने स्कूल में इस चीज में भाग लिया, या सुबह प्रेयर में इसने थॉट्स बोला, ये बोला, ठीक है। तो वो क्या आपकी एक डेली लाइफ स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीजों को रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पोर्टफोलियो, ठीक है। जो क्लास से रिलेटेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है क्लास के बाहर भी हो, दोनों चीजें मैंने इसमें बोली है, स्कूलास्टिक और पोस्ट स्कूलास्टिक, ठीक है। पोर्टफोलियो इस अभिलेख में बच्चे के सभी पक्षों का, वही बात आ गई, शैक्षिक वह सह शैक्षिक, ठीक है, स्कोलास्टिक वह को स्कोलास्टिक, दोनों पक्षों का रिकॉर्ड के साथ, रिकॉर्ड के साथ रिकॉर्ड भी होता है। तो बच्चों क्या हुआ, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, पोर्टफोलियो का, के साथ साक्ष्य एविडेंस रखे जाते हैं, वो होता है आपका पोर्टफोलियो। सर पोर्टफोलियो और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स दोनों सेम होते हैं क्या? बिल्कुल कहीं ना कहीं दोनों सेम होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चों कि पोर्टफोलियो में बच्चे की पिक्चर भी रखी जाती है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में पिक्चर नहीं रखी जाती। और क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में ही रखे जाते हैं। पोर्टफोलियो में दोनों चीजें होगी, एक तो लिखा भी जाएगा और उनकी फोटोएं भी लगाई जाएंगी। जैसे कि बच्चा कहीं कोई डांस कर रहा था और टीचर ने वहीं उसका फोटो क्लिक किया और उसको ऐड कर लिया। आप लोग आप देखोगे, जो बच्चे पेरेंट्स, अभी कुछ बच्चे पेरेंट्स बने हुए होंगे, तो वो देखेंगे जब वो अपने बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, टीचर उनको फोटो भी दिखाता है। और आजकल तो आप लोगों के पास व्हाट्सअप आ जाती है बच्चों की वीडियोस, ठीक है, प्राइमरी बच्चों की, ठीक, वो क्या है, वो कहीं ना वो पोर्टफोलियो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। बच्चे ने कुछ भी एक्टिविटी की हो, जैसे कि बच्चे ने कुछ भी बनाया हो, उसको भी फाइल में लगा के रखते हैं ना, तो पोर्टफोलियो वही होता है जिसमें सारी चीजों को डॉक्यूमेंट किया जाता है विद एविडेंस, डॉक्यूमेंट प्लस एविडेंस, जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है वो पोर्टफोलियो होता है। आप समझ में नहीं आया तो जल्दी बताइए, ठीक है। बिल्कुल, ओके। बोथ टाइप ऑफ records, whether it is scholastic records or co-scholastic records, are mentioned in portfolio with evidence, ठीक है, with evidence, evidence like photographs, uh,
एंड फोटोग्राफ्स ही होंगी, और कोई भी एक्टिविटी अचीवमेंट लाइक सर्टिफिकेट हो गए उसके, ठीक है, फोटोग्राफ्स, सर्टिफिकेट्स। सो ये सारी चीजें एक एविडेंस होते हैं ना, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ चाइल्ड एक्टिविटी फोल्डर, दिस इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो बच्चों, डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, सो मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूं। कोई डाउट? चले आगे, आ गया समझ? रिकॉर्ड्स अलोंग विद एविडेंस, बहुत बढ़िया, नो डाउट, चलिए शानदार। ठीक है, ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मैं वही आपको लिख देता हूं। देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बच्चा हर जगह सर्टिफिकेट जीत के लाएगा, लेकिन वहां से उसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक मिनट इसको जल्दी जल्दी करते हैं। तो पोर्टफोलियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर होते हैं एनाटोटल रिकॉर्ड। एनाटोटल रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इनको टीचर क्या करता है, अपनी जो टीचर की कॉपी होती है ना, उसमें लिख के लगता है कि ये बच्चे ने आज ये बिहेवियर किया, या ये सही बिहेवियर किया, ये गलत बिहेवियर किया, उनके बारे में स्पेसिफिक इवेंट रिलेटेड टू चाइल्ड बिहेवियर, वो किसमें जाएगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंदर। तो बिहेवियर रिकॉर्ड भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे कल।